नमन का नमन स्वीकार करें, आज के सेशन की शुरुआत करें। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो भी बिजनेस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे, ट्रांजैक्शंस थे, उसको मैंने कुछ ABCD में सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया था। जैसा एक कैटेगरी बनाई थी गुड्स रिलेटेड और B कैटेगरी बताई थी अदर देन गुड्स रिलेटेड। आज मैं चालू कर रहा हूँ C कैटेगरी, बैंकिंग रिलेटेड। बैंक से रिलेटेड जैसे ही नाम आता लगता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन बड़ा प्रॉब्लम करता। आज उसकी ट्रांजैक्शन इजी से लेके टफेस्ट जो भी होंगी वो सब खत्म करूंगा। बैंक की बात आती है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये बैंक अकाउंट हमारे गोल्डन अकाउंट्स में से किस में से रिलेटेड है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? सोचिए, सही जवाब पर्सनल। पर्सनल में भी उसके अंदर डिटेलिंग बताई थी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल या रिप्रेजेंटेटिव। तो ये बैंक जो है वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। अब जो ओनर है उसका एक बिजनेस का अकाउंट होगा जिसको हम करंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। हमारे बैंक में जब भी पैसा हम डिपॉजिट करेंगे तो बैंक विल इंक्रीज। तो बैंक अगर इंक्रीज हुआ डेबिट, और क्योंकि रिसीवर है, याद रखना पर्सनल अकाउंट में जा रहा तो पर्सनल के रूल ही दिमाग में रखना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और अगर हमने बैंक से कुछ पैसा निकाली तो हमारा बैंक डिक्रीज हो जाएगा। एग्री? एक और बात बताता हूं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो बड़ी ट्रांजैक्शंस फिक्स टाइप की हैं। अकाउंटेंसी में एक प्रॉब्लम आता है बच्चों, कई बार ऐसा था कि यार सर आपने समझाया तो बड़ा आसान लगा, पर जब पढ़ रहे थे ना बड़ा डर लग रहा था। हाँ बिल्कुल, हम आप लोगों की बात से सहमत हैं। अकाउंटेंसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लैंग्वेज। आपको अपने शब्दों में उसको पिरोना है, मतलब कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे करें, बहुत बड़ी समस्या आती है। आपको हो सकता है, अच्छा एक और बात बताऊं, आपको जो भी बुक लगी, सपोज T.S. ग्रेवाल लगी, अब T.S. ग्रेवाल बुक लगी है तो ग्रेवाल सर की बुक पढ़ रहा है, ट्रांजैक्शन धीमे धीमे टीचर भी पढ़ा रही है सपोज, या आप कहीं क्लास अटेंड करें वो भी सपोज T.S. ग्रेवाल की बुक से पढ़ा रहे हैं, तो आपको ना धीमे धीमे एक आदत पड़ जाएगी उनकी लैंग्वेज की, उस सेंटेंस फॉर्मेट कैसा है उनका, उसकी आदत पड़ जाएगी। बट कोई दूसरा फ्रेंड उसके पास PC तुलसीन उनकी बुक है, अब तुलसीन सर की बुक आपने ऐसे देखी, वो लैंग्वेज डिफर है, उस लैंग्वेज से फिर आप घबरा गए, अरे यार ये बड़ा टफ लग रहा। वही ग्रेवाल सर की बुक से अपन पढ़ रहे थे तो अच्छा, तुलसीन सर की बुक से पढ़ रहे तो गड़बड़ हो रहा है। या कोई थर्ड पर्सन आया, हनीफ मुखर्जी सर की बुक है उसमें एक अलग लैंग्वेज। मेरा सीधा सिद्धांत है, जमाने की कोई बुक आ जाए हम अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, खत्म। जो भी ट्रांजैक्शन है मुझे अपनी कन्वर्जन कला आना चाहिए, आर्ट आना चाहिए। तो देखो क्या करना है, मैं कुछ ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी उसको मैं सम अप कर रहा हूं बहुत आसान से। व्हेन चेक रिसीव्स, हम जब किसी से कुछ भी डीलिंग करते हैं, चेक मिलता है तो तुरंत एक चेक को लेके भी बड़ा डिलेमा है लोगों के दिमाग में, वो भी अभी मैं पिक्चर क्लियर करता हूँ। अभी मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि हमें चेक मिला, मतलब हमने बैंक में डिपॉजिट करके रखा है, तो हमारा बैंक अकाउंट प्लस हो गया, बढ़ गया, ठीक है। व्हेन एनी पेमेंट्स आर मेड बाय चेक, अब हमने कोई पेमेंट्स किए, कोई पेमेंट किए, आज की डेट में पेटीएम से पेमेंट करो या गूगल पे से पेमेंट करो या आप NEFT करो, अल्टीमेटली आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, तो हमारा बैंक हो गया डाउन, ठीक। इसको क्रेडिट। सिर्फ दो ही चीज समझ में आती, पैसा बैंक से चेक आया तो बैंक बढ़ा प्लस, और चेक से पेमेंट कर दिया या किसी भी माध्यम से पेमेंट कर दिया तो बैंक अकाउंट डाउन। तो प्लस माइनस खत्म। इसमें बड़ी बात क्या है, बड़ी बात कहाँ फंसेंगे, ध्यान देना। ये तो सबसे पहले आप लोग अच्छे से मैं
पॉज कर लीजिए आप मेरे को, और मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। चलिए इसको इत्मीनान से आप लोग नोट कर लीजिए। बैंक प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट, व्हेन चेक रिसीव्स, जब चेक मिलता है बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड प्लस, और व्हेन एनी पेमेंट्स आर मेड बाय चेक, जब हम पेमेंट करते हैं चेक से तो बैंक क्रेडिट होता है। इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये बहुत काम आएगा आपको, इसलिए हम नोट करवाया है। अब देखिए आपकी जो ट्रांजैक्शन, जिससे आपको देख के बुखार आता है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आ गई और हमने कुछ सोचा था वो गलत क्यों हो गया। देखिए यार, चेक, अब चेक रिसीव किया हमने, चेक रिसीव किया फला। अब ये चेक है क्या, एक कागज का टुकड़ा पर लीगल टेंडर है, उसमें एक अमाउंट लिखा है, उस बंदे का नाम लिखा है, उसका सिग्नेचर है। अब आज की डेट में हमें चेक मिला, आज की डेट में डाल देता हूं, आज है 26 अप्रैल, ठीक है। कल मेरी मदर का बर्थडे था, ऐसे ही याद आ गया, बता दिया, और आप लोग विश करें तो के लिए थैंक यू। 26 अप्रैल आज चेक मिला। अब जब चेक मिला तो देखा चलो जमा कर देंगे बैंक में। अब देखना, मैं ओनर हूँ, बंदे ने चेक दिया, हमने चेक ले लिया। अब मैंने सोचा मैं कल जमा करूँगा, ऑप्शन नंबर 1, कल जमा करूँगा। जो मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ वो कब कर रहा हूँ, 27 अप्रैल, कल परसों नरसों, मतलब आज के दिन नहीं जाके कहीं और दिन जमा कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 2, मैंने सोचा नहीं आ गया है तो आज ही जमा करना है तुरंत, ठीक है। अब जैसे ही चेक मिला, अगर मैंने सेम डे डिपॉजिट कर लिया, सेम डे, तब तो बहुत अच्छी बात है। क्या होना चाहिए, अगर सेम डे डिपॉजिट किया सीधे हमारा बैंक इंक्रीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज मतलब डेबिट, एग्री। अगर मैंने 27 को या 28-30 या मई में जाके जमा कर रहा हूं, ठीक है, 3 महीने का पीरियड रहता है, कभी भी आप जमा कर चाहे। अब बात ये आ रही है, बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है अक्रूवल बेसिस पे चलती है, मतलब जिस दिन हमें कुछ रिसीव हुआ, भलाई वो कैश फॉर्मेट में जाए ना जाए बाद में, पर उसकी ट्रांजैक्शन तो करना है। अब वो डिपॉजिट तो हो रहा है डे आफ्टर टुमारो या समथिंग, तो अब क्या किया जाए, ऐसी ट्रांजैक्शन में कुछ ऑथर्स ने बोला सर यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट कर देना चाहिए, एग्री हो क्या, नहीं? अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर बोलते हैं कि इसकी ट्रांजैक्शन ही मत करो, मतलब ध्यान से समझना, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चेक मिला है किसी बंदे से, बंदे का नाम डाल दे रहा हूँ, मैं सुधी लिखने वाला था, चलो मैं चेंज कर देता हूँ, अमित। तो अमित से मुझको चेक मिला 26 अप्रैल को, डिपॉजिट कर रहा हूँ अगले दिन या उसकी कभी कोई दिन के बाद, सेम डे ना जमा करके मैंने सोचा बाद में जमा करूंगा, तो इस दिन एंट्री में क्या कैश एज्यूम कर लूं? कुछ बुक्स में आपको ये आंसर ऐसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे देखिए, कैश डेबिट टू अमित, ये कब करते हैं, 26 अप्रैल, अभी जमा किया नहीं हमने, क्या कैश एज्यूम कर लिया, और जिस दिन डिपॉजिट हुआ मतलब 27, उस दिन इस कैश की रिवर्स एंट्री मार देते हैं, कैश को क्रेडिट कर दिया और हमने अपना बैंक इंक्रीज कर लिया, डेबिट कर लिया, तो अल्टीमेटली कैश कैश कट लगा, बैंक बढ़ा, ठीक, बैंक रिसीवर, अमित गिवर। ये कई ऑथर्स के सॉल्यूशन तक में आप देख सकते हैं। और टेक्निकली अगर हम बात करें मैथमेटिकली तो क्या हुआ, कोई गलती तो है नहीं, बट अगर मैं इस डेट को, कुछ ऑथर्स में चेक कर लेना आपकी बुक में तो ऐसा नहीं है, अगर मैं इसको
26 अप्रैल है और सॉरी इसको मैं कर देता हूँ 26 ऑफ मार्च, ओके। और अगर डिपॉजिट में कर देता हूँ 14 अप्रैल, तो भाई साहब यहाँ तो बड़ी समस्या बन जाएगी, क्योंकि अभी आप 11th में हैं तो आपको ये मालूम जरूर होना चाहिए 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च में ईयर क्लोज। अगर ये ऑथर्स ने जिन्होंने ट्रांजैक्शन दिए, अगर 26 मार्च को चेक मिलता और वो कैश कर देते यहाँ पर, तो ये एंट्री 14 अप्रैल को करते। पर यहाँ बीच में तो सर 31 मार्च आ गया, अकाउंट क्लोज, अब कोई एंट्री नहीं। तो 31 मार्च में मालूम क्या होगा, वो कैश आपका बढ़ा हुआ रहेगा और रियल में कैश तो आया ही नहीं, वो तो चेक आया था। एग्री? तो मेरे हिसाब से ये इसका सॉल्यूशन सही नहीं है। इसकी जगह दूसरे सॉल्यूशन पे आते हैं। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, ये अच्छे समझ में आ गया? नहीं है तो थोड़ा सा आप लोग बैकवर्ड जाया करो, फिर समझो क्या है। क्योंकि कई बार होता है कि मैं रिदम में पढ़ा रहा हूँ और आपको लग रहा अरे यार स्पीड हो गई या कुछ हो गया, खट से पॉज करके बैक जाओ, बैक जाके फिर समझो। इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी। लास्ट एग्जांपल 26 अप्रैल दिया था तो वो लग रहा था चलेगा, बट मैंने इसकी डेट चेंज कर दी 26 मार्च और डिपॉजिट डाल दिया 14 अप्रैल और बीच में 31 मार्च आ गया। इस कारण से ये सॉल्यूशन सही नहीं है। सेकेंड सॉल्यूशन पे चलते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन बोलता है सर अभी चेक मिला, कागज का टुकड़ा मिला, जमा किया ही नहीं तो एंट्री नहीं करो, टेंशन ही खत्म। सही है? कुछ लोग, कुछ ऑथर्स बकायदा मेंशन करके लिखा है, मैं ऑथर्स का नाम कैसे बोलूं, ठीक है, ऑथर्स का सॉरी मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ, बकायदा उन्होंने लिखा है नो एंट्री रिक्वायर्ड और उन्हें लॉजिक भी दिया है कि अगर चेक मिला है तो एंट्री करने की आवश्यकता क्या है, अभी ना जमा किया है और ना कैश आया है तो उसकी एंट्री मत करो। लगता ठीक भी है, पर मेरा एक प्रपोजल है आपके लिए। अगर ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन आती है सेम डे में, हम जब डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? ऑलमोस्ट उसी टाइप की है, परंतु एंट्री के नाम पे तो हम चेक इन हैंड, हमारे पास चेक तो आया टू अमित। अब आप लोग बोलेंगे सर उस चेक इन हैंड का कोई सेंस तो है नहीं। है सर, चेक इन हैंड का सेंस इसलिए है क्योंकि हमें ये एंट्री करने से अमित का अकाउंट क्रेडिट करना पड़ रहा है और जो फ़ायदा होगा हमारे लिए 26 मार्च। अब देखिए, अब ये जमा कर रहा 14 फेब को, कोई दिक्कत क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि जब 31 मार्च को अकाउंट्स आप क्लोज करोगे ना तो क्या होगा, जो पैसा मिलना था अमित से, क्या का पैसा मिलना होगा, सोचो, हमने कुछ बेचा होगा उधार, वो पैसा दे रहा था कैश के ना चेक के फॉर्म में दे रहा था, तो जो डेटर था वो डेटर की लिस्ट से तो गायब हुआ, चेक इन हैंड बन गया। हाँ, अब ये चेक इन हैंड हम जिस दिन जमा करें, सपोज हमने 14 अप्रैल को जमा किया अगले सेशन में, तो हम जब जमा करेंगे तो बैंक हम जैसा डेबिट कर रहे थे प्लस, और ये चेक इन हैंड हम क्या कर देंगे, रिवर्स। इससे क्या होगा, ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कट गई, तो चेक इन हैंड भी कहानी खत्म। उसके से फायदा ये हुआ कि अमित की जो डेटर्स की लिस्ट में अमित का नाम पड़ा था वो भी खत्म। तो ये एंट्री मेरे हिसाब से बेस्ट प्रपोजल है। कभी भी ऐसी ट्रांजैक्शंस अगर आती हैं तो आप लोग घबराना नहीं कि सर वो तो हमारी टीचर ने ऐसा बताया है या हमारे बुक में ये लिखा है। फिर वही हो जाओगे, नमन सर के पास पढ़ रहे हो तो व्हाई टू डू इट पढ़ने आए हो। अगर हाउ टू डेट पढ़ना है तो बाय बाय करो और दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तभी किया करो जब एक आध दो वीडियो देख लो, क्योंकि ट्यूनिंग पसंद आएगी, आइडियोलॉजी मेरी समझ में आएगी,
सब्सक्राइब करने से फ़ायदा है, और नहीं तो अनसब्सक्राइब करो, डिस्टर्बेंस भी नहीं आएगा, नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। बट अगर व्हाई टू डू इट पढ़ना है कि नहीं, लॉजिक चाहिए, जो भी पढ़ेंगे लॉजिक चाहिए, कंटिन्यू करिए। चलिए, अब जो सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन था, जो प्रॉब्लम था, वो पूरा ख़त्म हो गया। अब मैं आपको इससे रिलेटेड आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस बोलेंगे सब देन एंड देयर 1 मिनट में खत्म। देखिए, नंबर 1, अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम, चलिए भैया अमित लिख दे रहा हूं, ठीक है, चेक रिसीव फ्रॉम अमित। अब वही प्रॉब्लम, सर कुछ मेंशन ही नहीं है, डिपॉजिट किया नहीं किया, अगले दिन जमा करेंगे, सेम डे करेंगे, यस वहीं पर आ रहा हूं। अब ऐसी कंडीशन में आप एज ए स्टूडेंट क्या करें? ऑथर से लड़ने तो जाओगे नहीं, यार कुछ तो लिखते आगे, वो तो ऐसे लिखा आएगा, जैसा लिखा वैसे ही अपन को इंटरप्रिटेशन लगाना पड़ेगा, क्या हुआ होगा। अब फिर व्हाई टू डू इट वाला क्वेश्चन, ये हमेशा दिमाग में रखते जाओ। करते क्या होगी जब चेक मिलता है? जैसे ही चेक मिला, ठीक है, तो हमने ना यहाँ पर देखा 2, यहाँ सिग्नेचर देखिए, अमाउंट फला फला डला हुआ है, ठीक है। इसको चेक को हमें जब मिला, ठीक, तो मैं ये देखता हूँ कि ये अमित ने किस अकाउंट से, इस बैंक से दिया है। सपोज अमित का अकाउंट है SBI, ठीक है, SBI का अमित ने चेक दे दिया। मैंने चेक देखा, मैं कहा ये तो SBI का है, ब्रांच का, अरे अपने घर के पास, अपनी शॉप के पास है, चलो उसी के बैंक में चलते हैं। मेरे यहाँ का बंदा गया अमित के बैंक में, और विंडो में लाइन लगा है। जैसे आया सर चेक, देखा हूँ भाई, आप कौन? उनका मैं ओनर जिसके नाम पे चेक काटा, सपोज मैं ही हूँ। मैं गया, मेरे नाम पे है चेक, और उसने पैसा दे दिया। आसान लगता है? इसको जरा अच्छे से समझो, एक बार चेक समझ में आ जाएगा तो लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। उसने मुझको दिया, तो यहाँ पर नमन सर, नमन जैन, तो नमन जैन के नाम पे उन्होंने एक चेक काट दिया। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट कर लेता हूं मैं, ठीक है, कुछ 10,000 का अमाउंट था और कुछ डेट डली हुई थी। आज क्या है? 26 अप्रैल, और यहाँ अमित भाई ने सिग्नेचर था। ऐसा किया होगा, तो यहाँ पर जैसा दिख रहा है ना, वैसे यहाँ पर 10,000 रुपीज़ लिखा होगा। अमित ने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया होंगे। मेरे को चेक मिला, मैंने दिखा दिया SBI है मेरे बाजू में, तो SBI के इसके बैंक में गया, दिखाया, उन्होंने कहा मिस्टर नमन जैन, हमने कहा मैं नमन जैन। सर आई कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, या वटेवर। सर ये है। अच्छा ठीक सर, पीछे साइन करिए। साइन कर दिया, कैश मिल जाएगा। प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए? हम कैश उठा के लेके आ गए ना, गिवर कौन था हमारा? अमित। तो चेक के बदले क्या मिल गया? विंडो से सीधे कैश। एग्री और नॉट? समझ में आ गया? अगर बी, यहां पर चेक में मैंने ये लिख दिया, अ क्रॉस्ड चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमित, मतलब क्या हुआ? 2 लाइन बस खींच दी अमित भाई ने, 2 लाइन खींची तो अकाउंट पे ही चेक हो गया, क्रॉस्ड चेक हो गया। मैंने तो वैसे ही समझा, मैं फिर बैंक में पहुंच गया अमित के। ठीक, अमित यादव जी भी हमारे फ्रेंड हैं, तो अमित यादव जी ने मुझको जो चेक दिया था, हम SBI बैंक में लाइन में लगे, दिखाया, सर मैं नमन जैन। बोले सर आप नमन जैन हो या ना हो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, मैं पैसे दूंगा ही नहीं आपको। क्यों? सर ये अकाउंट पे ही चेक है। हम कहा तो क्या मतलब? सर कैश नहीं दे सकते। अकाउंट पे ही चेक का मतलब ये है
कि आपको मतलब मुझे नमन जैन को अपने अकाउंट में, अपने बैंक के अकाउंट में, मेरा बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया, तो सर आप अपने बैंक ऑफ इंडिया में जाइए, अपने अकाउंट में पैसा ड्रॉप बॉक्स में, चेक ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए। उसके बाद क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई ये देखेगा अमित भाई के पास पैसा है, साइन है, सब सही है और नमन जैन को दिया है, वो यहाँ ट्रांसफर कर देगा। हो सकता है सेम डे हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट डे हो जाए। तो मेरे पास जब पैसा आएगा तो कैश नहीं आएगा, मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज होके, मेरा मतलब बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, हमारा बैंक ऑफ इंडिया बढ़ेगा और देने वाला तो कौन था, अमित। तो अगर चेक मिला और मैं विंडो के पास गया विदाउट अकाउंट पे, ये तो कैश निकाल के लिए आया, और नहीं है तो मैं अकाउंट और क्रॉस चेक है तब तो कंपलसरी। तो ये तो 100% है, ठीक है, अकाउंट पे ही चेक मिला मतलब 100% आपके अकाउंट में ही जमा होगा, कैश नहीं ले सकते। अब इस पे फिर से आता हूँ, ये क्रॉस चेक भूल जाए, चेक मिला अकाउंट पे ही एंट्री नहीं है, ध्यान देना, नॉर्मल चेक मिला, मैं जा सकता था अमित भाई के बैंक में, मैं से अरे यार बहुत दूर है, कौन जाए, ठीक है, मैं नहीं जाता, मैं तो अपने अकाउंट में जमा कर सकता हूँ, तो मैं कर दूंगा। तो सुनो बच्चों, अकाउंट पे ही बैंक में जमा होते हैं चेक, ऐसा नहीं है, ये विदाउट अकाउंट पे ही चेक भी जमा हो सकते हैं। तो अगर मैं अमित के अकाउंट बैंक में नहीं गया तो मैं अपने अकाउंट में जमा कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, मेरा बैंक अकाउंट मतलब बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो कैश भी डेबिट हो सकता है या बैंक भी डेबिट हो सकता है। इसमें कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना बेटे, इसलिए क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, कई बार कुछ लिखा, कई बार कुछ लिखा है, और कई चीज़ ऐसी होती है आपने ट्रांजैक्शन का आंसर लिखा, उस पर कमेंट डाल दो, नोट डाल दो कि ये एज्यूम किया। अब दिमाग में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर चेक रिसीव फ्रॉम अमित, अब मुझे ये कौन मालूम कि वो अमित के बैंक में गया या जमा नहीं किया, व्हाटएवर। यस, दैट्स कॉल्ड अजम्पशन। तो ज़्यादा अच्छा अजम्पशन क्या है, इस पे बात करते हैं। पहले मैंने लॉजिक समझा दिया कि कैश भी डेबिट हो सकता है अगर विंडो में जाके पैसा निकाल लिया, या हमने अपने बैंक में जमा कर दिया तो बैंक भी हो सकता है। पर आपकी मजबूरी, आपको तो आंसर चाहिए। सर लिखे क्या, तो सर ज़्यादा अच्छा प्रेफरेंस अगर मैं दूंगा तो बैंक में ज़्यादातर बिजनेसमैन, किसी की जितने भी चेक आते हर के बैंक में लाइन नहीं लगाते कि इसका चेक आया, इसकी लाइन में लग के पैसा निकाल लिया। तो 90% लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट में जमा करा देते हैं। तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू अमित। तो मोरलेस सेम हुआ, पर लॉजिक इसका ये था, इसलिए बताना बहुत जरूरी था। अब आगे बात करता हूं। मैंने दो ट्रांजैक्शन, आप दो स्टेटमेंट लिखवाए थे, व्हेन चेक रिसीव्स और व्हेन पेमेंट्स। तो पेमेंट्स की बात करता हूं। हमने किसी को भी पेमेंट किया, ABC किसी को भी पेमेंट किया, अगर पेमेंट किया है तो उसमें कोई चक्कर है ही नहीं, ये ऑलवेज क्रेडिट होगा क्योंकि माइनस हुआ। मिस्टर कबीर को पे किया तो कबीर डेबिट टू बैंक। हमने ऑफिस का रेंट पे किया बाय चेक तो रेंट डेबिट टू बैंक। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया चेक से तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट टू बैंक। हमने किसी और बंदे को पेमेंट किया, हमने कुछ चीज परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने कुछ कंप्यूटर परचेज किया तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पेमेंट वाले में तो कोई पंगा है ही नहीं, चेक रिसीव वाले में पंगा है। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक क्यूरी जो बहुत ज़्यादा आती है वो बताता हूं। मज़ा आ रहा है? देखिए, अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम
सुधीर वर्थ ₹2000 ऑन 26 मार्च। ओके, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। सुधीर चेक वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 27, इसको और डेट ले लेते हैं, 3 अप्रैल। मैंने जानबूझ के अप्रैल लिया, वही फंडा बताया था मार्च क्लोजिंग, ये तो आप समझ भी चुके हैं। बट इसके बाद सुधीर चेक वॉज डिसऑनर्ड ऑन 5 अप्रैल। कहानी बन गई लंबी। आता है खूब सारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे। चेक मिला सुधीर से 26 मार्च को, पर जमा किया 3 अप्रैल को। लंबा पीरियड। जब चेक मिलता है और जमा नहीं किया है, हमने पूरी ट्रांजेक्शन पढ़ डाली है कि भैया जमा तो कर रहा है 3 अप्रैल, तो पहली एंट्री 26 मार्च को हम क्या करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट, क्योंकि अभी चेक हमारे हाथ में है, कैश नहीं कराया, जमा नहीं किया। अब जब जमा करने गए तो 3 अप्रैल हमने बैंक में जमा किया, तो क्या सोच के जमा किया कि अब तो बल्ले बल्ले भैया पैसा मिल जाएगा, तो हमने इसको यहाँ पर ट्रांसफर करके इसको कैंसिल कर दिया। चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड क्रेडिट, अच्छी बात। पर भाई 5 तारीख को बैंक से आ गया लेटर कि भाई साहब आपको जो चेक मिला था सुधीर से, उनके अकाउंट में तब पैसे ही नहीं है। अरे मर गए, अरे यार अब तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, हमने फालतू में सुधीर को क्रेडिट कर चुके थे, हमें लगा कि मिल गया पैसा, और फालतू में साला बैंक बढ़ा दिया। तो क्या करें, बहुत आसान। डिसऑनर्ड मतलब क्या, अपोजिट एंट्री। सुधीर को तुमने क्रेडिट कर लिया, ये रेक्टिफिकेशन चैप्टर में काम में आएगा। सुधीर को क्रेडिट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, सुधीर अकाउंट को क्या कर लो, डेबिट कर लो। और बैंक डेबिट कर लिया तुमने ना, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको क्या कर लो, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर लो। तो सुधीर डेबिट टू बैंक, डिसऑर्डर हो गया, काम खत्म। तो ये ट्रांजैक्शन ऐसी आएंगी, लाइंस लिखी नहीं आती। आपको करीब 20-25 ट्रांजैक्शन अगर सम में दी है, तो जब भी ऐसे चेक मिलता है तो एक बार देख लो, सुनो कर ले, पहले देख लो जिस बंदे से मिला है, सुधीर से मिला, सुधीर से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नीचे तो दिख रही। मान चलो 5-6 ट्रांजैक्शन के बाद ये सेंटेंस हो, 2-4 ट्रांजैक्शन के ये सेंटेंस मिल जाए, तो पहले अच्छे से सम पढ़ लो। बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो उसको देखो, उसके बाद दिस इज द सॉल्यूशन, खत्म। तो बैंकिंग में आपको इससे ज़्यादा और परेशानी वाला कोई भी नहीं आएगा कि आपको ऐसा लगे कि अब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना। आपको कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी हैं जो है तो बड़ी आसान, पर मैं 1 मिनट में उसको समाप्त ही कर दूं ताकि आपका वो हेडिंग ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए, ठीक है। कैसे हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, जो भी बिजनेसमैन होते हैं बैंक में हर बार डीलिंग, पूरे दिन भर 25 बार बैंक जाना आना होता रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी फिक्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर बार देना ही है, टेलीफोन बिल्स देना ही है, या और भी कोई ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं। तो क्या करते हैं ओनर, बैंक को एक लेटर दे देते हैं कि भैया ये हमारा टेलीफोन बिल है, ये उस टेलीफोन का अकाउंट नंबर है, सपोज एयरटेल है तो एयरटेल की आईडी हमारी ये है, जैसे ही ये जनरेट होगा बिल, मेरे बैंक से ऑटोमेटिकली आप पैसा दे दिया करो। स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस, ठीक। ऐसे ही वो एयरटेल कंपनी को बोल देगा, सर ऑटो डेबिट का एक फॉर्म भर दे रहा, ऑटो डेबिट फैसिलिटीज बोलते हैं। तो एयरटेल ने बोला बहुत अच्छा, बल्ले बल्ले देन देर पैसा मिल जाएगा। मतलब ये वो जैसे ही बिल जनरेट हुआ
तो बैंक को इंफॉर्मेशन मिली और ऑटोमेटिकली कट हो गया। अब अच्छा तो लगा, बहुत बढ़िया ये फैसिलिटीज, पर मालूम चला कुछ समय के बाद हमें ये याद नहीं रहता कि स्टैंडिंग ऑर्डर तो दे दिया था, किस पर्टिकुलर डे में पैसा कट गया। वो जब बाद में मालूम चलता है तो मैंने कहा अच्छा ये टेलीफोन बिल गया। तो ट्रांजैक्शन कैसे आते हैं? बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या टेलीफोन बिल चार्जेस एज पर द SOI, मतलब एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शन। तो मीनिंग समझ लो, बैंक ने पे किया है आपके बिहाफ में, मतलब जो आपका टेलीफोन बिल्स था वो आपके बिहाफ में पे कर दिया, मतलब आपका बैंक अकाउंट क्या हो गया, माइनस। तो स्टैंडर्ड ऑर्डर इंस्ट्रक्शन वर्ड आ जाए, ऑटो डेबिट वैसी वर्ड आ जाए तो घबराना नहीं, पेमेंट है, कुछ नहीं, बहुत इजी एंट्री। वाइस वर्सा ऐसा भी होता है कि हमने किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर लिया शेयर्स के थ्रू, ठीक, या कुछ बॉन्ड परचेज कर लिए, डिबेंचर्स परचेज कर लिए, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, या कुछ FD बना ली उससे पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमने बैंक से अपना अकाउंट उस फला कंपनी से अटैच कर दिया कि जो भी हमको भाई पैसा इनकम मिलेगी हमारे सीधे अकाउंट में डाल देना। तो अब वो कंपनी ने कब डिक्लेयर किया डिविडेंड? डिविडेंड मतलब क्या होता है, जब शेयर होल्डर्स को, जो अगर मैं किसी कंपनी का शेयर खरीदता हूँ, उस कंपनी को जो प्रॉफिट मिलता है उसका एक छोटा सा हिस्सा जितना मैंने इन्वेस्ट किया उसको हिस्से को बोलते हैं हम, प्रॉफिट के हिस्से को डिविडेंड, हिंदी में बोलते हैं लाभांश, लाभ का अंश। डिविडेंड सीधे पहुंचा दिया मेरे अकाउंट में, या कोई FD मैच्योर हुई उसका इंटरेस्ट पहुंचा दिया, तो मेरा बैंक अकाउंट क्या हुआ, अगेन इंक्रीज। ये प्लस माइनस आपको लगाना नहीं है, समझाने के लिए। अब आपको जो इंटरेस्ट मिला, इनकम अकाउंट डेबिट, प्लस में बार बार आपको इसलिए देता हूँ आपको इजी रहे। टू इंटरेस्ट हो सकता है आपको मिला हो, या टू डिविडेंड किसी कंपनी से मिले, तो जो भी आपको मिला है डायरेक्ट आपके बैंक में जमा हुआ वो बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हो सकती थी तो आई थिंक सो सब समअप कर ली है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि बैंक से रिलेटेड मुझे और कोई जानकारी चाहिए, अब भी मेरे दिमाग में एक और इन्फॉर्मेशन आ गई, एक चीज़ और बता दूं, ये आपको हो सकता है टुक अ लोन फ्रॉम बैंक। हमारा खुद का अकाउंट है बैंक में, बट हम SBI के पास गए लोन लेने, कोई भी आपका ना बिजनेस का लोन लेना है, तो हमने लोन जब लिया तो वो बैंक क्या करेगा, वो बैंक क्या करेगा, हमारे अकाउंट में पैसा डाल देगा। समझ में बात को? बैंक से हमने एक एप्लीकेशन भरी कि सर हमें 25 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, 25 लाख आपको कैश नहीं दे देगा, बोलेगा सर आपका करंट अकाउंट है ना, हम उसमें डिपॉजिट कर देंगे। तो मेरा बैंक बढ़ गया, हमारी इनकम नहीं हो गई, पर मेरा बैंक अकाउंट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अब गिवर कौन है, बैंक खुद, तो बैंक डेबिट बैंक क्रेडिट दो तो हो नहीं सकते। तो ये एक्चुअली हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, टू बैंक लोन अकाउंट, क्योंकि ये बैंक का जो लोन है वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो ये भी आ सकता है, अभी याद आया तो मैंने कहा देन देयर आपको बता दूं। मेरे ख्याल से मैंने बैंक से संबंधित जितनी ट्रांजैक्शन हो सकती थी सब बता दी है। इसके अलावा भी आपको कोई ट्रांजैक्शन पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछ लीजिएगा। उसके लिए चलिए अब आगे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।